आपसे शुरुआत करते हैं। अभी डिप्टी सीएम साहब से बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, लेकिन आयुष मंत्रालय के प्रभार को संभालते हुए और इस समय मौजूदा जो स्थितियां हैं उसमें जब हम लोग देख रहे हैं कि नए नए जो इनोवेशंस हो रहे हैं उसमें नई पैथी यानी कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इन सारी चीज़ों के साथ भी अब लोगों का कनेक्शन बन रहा है। इस विभाग को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या परिवर्तन हुआ है इस विभाग के अंदर, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? आपका पहला रिएक्शन। देखिए, 9 नवंबर 2014 को जब केंद्र की सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो उस सरकार में ये इकलौता मंत्रालय था जो नया गठन किया गया, आयुष मंत्रालय। चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश में 2017 में जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में मंत्रालय का गठन हुआ। इसके पहले हेल्थ मिनिस्ट्री, चिकित्सा सेवा के अंतर्गत ये विभाग जो है आयुष के लोग काम करते थे। आयुष का मतलब कि उत्तर प्रदेश सिर्फ आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी को जानता था, लेकिन वर्तमान का जो आयुष है उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सुवारिकपा, सिद्धा और योग और नेचुरोपैथी, कुल मिला के ये 7 विधाएं हैं जिनको मिलाकर ये आयुष का मंत्रालय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और आयुष के बारे में आयुर्वेद का जहां तक सवाल है, ये देश की सबसे प्राचीन विधा है। वेदों से आयुर्वेद है। आयुर्वेद का अर्थ ही होता है आयु का विज्ञान। एक ऐसी पद्धति है जिसका वर्णन वेदों से है। भगवान ब्रह्मा इनके जनक माने जाते हैं। तो न जाने कितने ऋषि मुनियों संतों से होती हुई यह विधा। पिछले दिनों आपने देखा कि एक पैथी ने भारत की इस प्राचीन विधा को कहीं न कहीं से ऐसा ढक लिया, ऐसा हाशिए पर डाल दिया कि लोग अपने देश में ही भूलने लगे थे। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनके प्रयासों का देन है कि आपकी इसी में की एक विधा है योग। योग को उन्होंने सारी दुनिया में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में सारे संसार में मान्यता दिला दिया। अब आयुर्वेद को आपने देखा कि कोरोना के काल में जब सारी दुनिया में किसी भी दवा का, टीके का, जब कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि दुनिया में लोग अपनी प्राण रक्षा कर सके, तो लोगों ने आयुष के काढ़े का उपयोग किया। लोगों ने वो गिलोय का काढ़ा, वो दालचीनी, वो काली मिर्च, वो अपने घर के मसालों से, तो लोगों को अपनी इस प्राचीन विधा में लगा कि जड़ी बूटियों का जीवन में कितना महत्व है। जब संसार में कोई दवा नहीं थी, तब गिलोय के काढ़े ने लोगों के इम्यून को बढ़ाया और लोगों ने प्राण रक्षा किया। हमारा घर ही हमारा आधा आयुर्वेद का, किचन जो हमारे घर का है वही आयुर्वेद होता है। होम्योपैथ की विधा जो है ये पिछले 270 सालों से ये जर्मन की विधा है। होम्योपैथ सर हैनीमैन के जन्म से इसकी विधा प्रचलित है। योग भी प्राचीन है, आप जानते हैं कि योग की विधा भी। नेचुरोपैथी ये प्राकृतिक तरीके से जो हम इलाज करते हैं, उसके गठन होने के बाद से 14 में हम आपको बताएं कि पूरे देश, दुनिया के 176 देशों की जो परंपरागत दवाएं थी, उनका WHO ने दुनिया की 176 देशों की ट्रेडिशनल दवाओं के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है जामनगर में। तो भारत को ही कहीं ना कहीं से दुनिया ने परंपरागत दवाओं का हब बनाया। उसके बाद से जब से ये मंत्रालय बना है, अभी गोवा में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाया, दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ बना, अभी गाजियाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी। तो ये महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान देश में बने। आपने दिल्ली में सरिता विहार में जैसे एम्स है, वैसे ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सरिता विहार में एक बहुत उच्चीकृत हॉस्पिटल है। तो लेकिन दयालु जी, एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाह रहा हूं, जो कि आपने कहा और मैंने जब अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि चूंकि इन जनरल भी अभी आप लोगों से भी पूछेंगे तो लोग या तो आयुर्वेद को गिनवाएंगे या यूनानी जानते हैं या होम्योपैथिक जानते हैं। आपने कहा 7 विभागों को जोड़ के ये बनाया। लोगों तक ये अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी? क्योंकि ये लोगों को बताना कि प्रिवेंशन है इन सारी चीजों में, क्योंकि लोग एलोपैथी के पीछे जाते हैं, वहां पर जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिलता है, राहत मिल जाती है। तो ये जो चीजें बताई, कैसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं? इस आयुष का मतलब कि देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में प्रचलित जो एलोपैथ के अलावा जो सारी विधाएं हैं सबको जोड़ दिया गया। जैसे सुवारिकपा है, ये भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू की गई इलाज की पद्धति है
इसका भी आधार वही पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं। और देश के समस्त पर्वतीय अंचलों में, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो हमारे देश में कश्मीर में लाहौल स्पीति घाटी हो, हिमाचल से लेकर हम सातों पूर्वोत्तर राज्यों तक पर्वतीय अंचलों में ये प्रचलित विधा है। और इसका नाम सोवा रिगपा है, जिसका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा अभी लेह में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। सिद्धा सिद्ध कहते हैं, ये सिद्धा मतलब होता है, ये महर्षि अगस्त के द्वारा इस पद्धति की शुरुआत हुई है। महर्षि अगस्त आज से 6000-7000 वर्ष पूर्व इसका इतिहास मानते हैं। ये विशेषकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में प्रचलित है। और सिद्ध का मतलब होता है कि ऋषि मुनियों के द्वारा, सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो सिद्ध किया हुआ इलाज की पद्धति है उसको सिद्ध कहते हैं। तो ये दक्षिण भारत हो गया, पूर्वोत्तर राज्य हो गया, और देश भर में प्रचलित आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है। तो कुल मिला के यूनानी का मतलब कि ये इसका जन्म हुआ रोमन यूनान से, और ये भी करीब 5000-6000 साल पुरानी चिकित्सा की पद्धति है। तो ये देश की जो सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई जो इलाज की विधियां थी उन सबको समाहित करके इस आयुष का मंत्रालय बनाया। और उत्तर प्रदेश में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल 4000 अस्पताल हमारे पहले से काम कर रहे हैं। चूँकि हम किसी के मातहत काम करते थे, तो 2017 के बाद से अलग मंत्रालय बनने के बाद करीब 2110 अस्पताल हमारे पास आयुर्वेद के हैं, 254 अस्पताल हमारे पास यूनानी के हैं, और 1585 अस्पताल होम्योपैथ के हैं। इसके अलावा एकीकृत हॉस्पिटल, जब से ये आयुष का मंत्रालय बना तब इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। प्रत्येक जिले में एक हॉस्पिटल 50 बेड का आयुष का अस्पताल बनाने का लक्ष्य है, जिसमें पिछले सरकार में 11 अस्पताल बने थे, वर्तमान में 13 अस्पताल हमारे बन के 13 जिला मुख्यालय पर उद्घाटन होने जा रहा है। तो हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयुष का एक बड़ा अस्पताल, और 4 बेडेड, 15 बेडेड, 25 बेडेड और 13 बेडेड, 30 बेड के अस्पताल, ये पुराने हमारे जो अस्पताल चले आ रहे थे। तो केंद्र की सरकार ने ये लक्ष्य किया है कि जो हमारे 4 बेडेड छोटे हॉस्पिटल हैं जो अलग अलग पूरे प्रदेश में बिखरे हुए हैं, उन सबको आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित करते जा रहे हैं। पुराने अस्पताल जो हमारे काफ़ी पुराने हो चुके थे, जर्जर हो चुके थे, तो उनको अब तक करीब हम 1000 अस्पतालों को आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में, तो वेलनेस का मतलब है कि वहाँ हमारे हर विधा के डॉक्टर बैठते हैं, योग का प्रशिक्षक बैठते हैं। तो कुल मिला के वेलनेस की बात अब होने लगी है। नहीं दयालु जी, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के स्तर से स्कीम्स, कोशिशें होती हैं कि लोगों तक डिलीवर हो जाएं, वो चीज़ें पहुंच जाएं। ये जो नई आप लोग चीज़ों को कर रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर क्या वो डॉक्टर्स या वो जो स्टाफ आपके पास होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं जहाँ भी आप लोगों ने अभी तक किया है इसको? देखिए, जब क्या हमने आपसे कहा कि इस विधा का जन्म 6 साल हुआ उत्तर प्रदेश में, और 9 साल पूरे हुए केंद्र की सरकार में, भारत सरकार से। तो इन जितने भी हमारे पास कुल 19 मेडिकल कॉलेज हैं, राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय, होम्योपैथ और यूनानी के मिला के, जिसमें 8 आयुर्वेद के विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय, 9 हमारे पास होम्योपैथ के विद्यालय हैं और 2 यूनानी के हैं, और कुल 105 प्राइवेट महाविद्यालय हैं पूरे प्रदेश में। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कॉलेज। हम 2 नए कॉलेज और बना रहे हैं। एक बनारस में, चूंकि पहले से आयुर्वेद का कॉलेज कार्यरत था, तो हम वहाँ होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। और अयोध्या में पहले से होम्योपैथ का कॉलेज था, तो अयोध्या में एक आयुर्वेद का कॉलेज। तो कुल 31 कॉलेज का सेटअप है। जहाँ तक सवाल है, पिछले 1 वर्ष में मेरा कार्यकाल करीब 1.25 साल 1.5 साल पूरा होने को है। इन सब के बीच में हमने न जाने कितने प्रोफेसर, हम चूंकि हमारी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के द्वारा होती हैं, तो सारे विभागों में, चाहे वो लेक्चरर्स की नियुक्ति हो, चाहे डॉक्टर्स की नियुक्ति हो, फार्मासिस्ट की नियुक्ति हो, वो लगातार लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों, मुझको लगता है कि हजारों अध्यापकों की नियुक्ति करके, डॉक्टरों की नियुक्ति करके, तो हमारा प्रयास है हम बहुत जल्दी एक सैचुरेशन लेवल पर शिक्षकों की जो कमी थी उसको पूरा कर लेंगे, डॉक्टरों की जो कमी है, तो मुझको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा हॉस्पिटल बचेगा जहां डॉक्टर और फार्मासिस्ट हमारे न हो। ठीक है सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल योगा डे प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी, और आज
हर साल इसे मनाया जाता है और कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर जागरूक भी हुए हैं, योगा को लेकर। इसी तरीके से क्योंकि आयुर्वेद हमारे बहुत प्राचीन धरोहर है और जिसे हम आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आपकी ओर से क्या कराए जाते हैं ताकि लोग आयुर्वेद को अपनाएं और कहीं ना कहीं जो हेल्दी रूटीन है उसके हिसाब से चले। अभी स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी इस बारे में चर्चा भी करके गए कि हमें हेल्दी रहना होगा, योगा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम, साल में एक अवेयरनेस से तो नहीं हो पाएगा, बहुत सारे अवेयरनेस करने पड़ेंगे सरकार को। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ रोग की बात नहीं करता, निरोग रहने की बात करता है। हम आपके सदैव निरोग रहने की बात करते हैं। तो हमारी जो दवाएं हैं समाज में पिछले दिनों, लगातार दिनों में आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी मॉडर्न मेडिसिन की दवाएं हैं जिनका उपयोग करने के बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। हाँ। लेकिन समाज के लोगों का एक रियलाइजेशन बढ़ा है कि क्यों हमारे शरीर में अचानक इतने रोगों का आक्रमण हो गया, कैंसर पेशेंट बढ़े, किडनी का फेल्योर बहुत बढ़ा है, बहुत न जाने कितने रोग हैं। तो लोगों के मन में ये आया है कि कहीं से हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली दोषी है। तो खान पान के प्रति लोगों का आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट्स ईयर घोषित किया 2023 को। मिलेट्स का मतलब है कि वो मोटे अनाज। ये मोटे अनाज क्या थे? ये हमारे भारत के जीवन शैली में शामिल थे। हम कभी गेहूं की रोटियां नहीं खाते थे, गेहूं का उत्पादन भारत में नहीं होता था। हमारे देश में हम हमेशा जौ, बाजरा, रागी, कोदो, सांवा, काकोन, ये न जाने कितने नाम जो हमने आपसे लिया, ये हमारे उन अनाजों के नाम थे जो हम खाते थे। अनाजों का खान पान है। और हम अपने दरवाजे की नीम, आंगन की तुलसी, हम अपनी माँ को, अपनी दादी को जब आंगन में अपनी तुलसी की पूजा करते देखते थे तो आश्चर्य होता था कि एक छोटे वृक्ष की पूजा क्यों। लेकिन हमारा धर्म जो है, हमारी जो जीवन शैली में वृक्षों की महत्ता है। हमने अगर पीपल की पूजा किया, हमने नीम की पूजा किया, हमने बरगद को पूजा, तो बरगद के पीछे नीम और बरगद या पीपल, आपने देखा कि ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन में लगते हुए आपने देखा, पूरा देश, दुनिया तड़प रही थी ऑक्सीजन के लिए। तब लोगों को लगा कि भारत का सनातन धर्म अगर इन वृक्षों की पूजा करता है तो कहीं न कहीं से ये वृक्ष हमारे लिए। आपको पता है कि विज्ञान कहता है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वो वृक्ष है। हम इसके लिए पूजा, हमने देवी देवताओं से जोड़ के रखा। हमने नीम को कहा कि ये माँ शीतला का निवास है। नीम की छाल, नीम का बीज, नीम की पत्ती, नीम का कुछ भी ऐसा नहीं जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, आयुर्वेद के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, मनुष्य के जीवन के हिसाब से। तो वृक्षों की महत्ता, आपको पता है कि ये हमने आंगन की तुलसी का जिक्र किया। तुलसी से बड़ा कोई एयर प्यूरिफायर नहीं होता। अब गोल्ड की मात्रा पाई जाती है उसमें, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में तुलसी का बहुत महत्व है। जितने वृक्ष हमारे जीवन के इर्द गिर्द हैं, जो दरवाजे पे। लेकिन दयालु जी, जो बात आप कह रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो बात आपने कही कि ये जो वृक्ष हैं या जो चीजें सिंबॉलिक हमको बताई गई, उसके साइंटिफिक रीजन है और उसको समझना पड़ेगा। लोगों को इसके लिए कैसे कन्विंस कर रहे हैं? लोग देखिए, कल तक, आज से कुछ सालों वर्ष पहले जाइए तो हर गांव में अपने वैद्य हुआ करते थे। जब देश में जांच की प्रणाली नहीं थी, ना ये बड़े बड़े आपके मॉडर्न पैथोलॉजी सेंटर खुले थे, तो वैद्य जी नाड़ी पकड़ते थे और वात, कफ, पित्त, जो हमारे चरक संहिता का आधार है, महर्षि चरक ही हमारे आयुर्वेद के अधिष्ठाता माने जाते हैं, जिनकी विधि को सारी दुनिया, देश फॉलो करता है। और वो वैद्य जी बता देते थे कि आपका खान पान में ये दोष था, आपके शरीर में ये कमियां हैं। बिना लाखों लाख रुपया खर्च किए वो आपको बताते थे। वो वैद्य कहीं न कहीं खो गया। वो नाड़ी विज्ञान के हमारे जो वैद्य थे, जानकार हुआ करते थे, वो खो गए। आपको याद है कि रामायण काल में जब भगवान लक्ष्मण को मूर्छा आई, तो वो सुषैण वैद्य ने जिस जड़ी बूटी की बात किया लाने की, भगवान हनुमान लेके आए उनको, तो उस बूटी को क्या भारत जानता है? नहीं जानता। आज हम इस देश में उस संजीवनी बूटी को नहीं जानते, जिसपे आज भी देश तलाश रहा है कि वो हमारे पर्वत के उस हिस्से पर जो उत्तरांचल से लेके आए भगवान हनुमान। इस देश में महर्षि सुश्रुत, मैं काशी से आता हूं, काशी का रिश्ता ये है कि जो हमारे आयुर्वेद के भगवान हैं धन्वंतरी, काशी के नरेश हुआ करते थे, काश जिनके नाम पर काशी नगरी का, उन्हीं के पुत्र थे धन्व। धन्व के पुत्र हुआ करते थे धन्वंतरी, जिनको दैव रूप में हम सब ने माना। उन्हीं के
पुत्र उनके वंशज हुआ करते थे दिवोदास, और दिवोदास ने इस काशी में हिंदुस्तान का पहला सर्जरी का इंस्टीट्यूट, आपके उस दौर के कह सकते हो कि विद्यालय की स्थापना किया, जो सर्जरी का इंस्टीट्यूट था। और उन्हीं के बहुत ही योग्य शिष्य हुआ करते थे महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत को मॉडर्न मेडिसिन भी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है, जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों से सर्जरी किया। आपको याद है कि दक्षराज को कभी किसी दौर में बकरे की गर्दन लगाई गई, ये हमारे धार्मिक उसमें वर्णन है। आपने पढ़ा कि हमारे जो भगवान गणेश हैं, उनको आपने देखा ना कि हाथी के बच्चे का सिर लगाया गया, तो ये क्या सर्जरी नहीं थी? ये उस दौर की सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी, मॉडर्न सर्जरी। और उनके ही आज भी महर्षि सुश्रुत को ही दुनिया फादर ऑफ सर्जरी कहती है, मॉडर्न सर्जरी प्लास्टिक सर्जन। तो मेडिसिन भी, सर्जरी भी कहीं ना कहीं से आपको महत्व देती है। मैं आपको बताऊं कि डेंगू का इलाज, वर्तमान में डेंगू होता है, मॉडर्न मेडिसिन की बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन आज भी वो डॉक्टर और वो समाज के लोग आपसे कहते हैं कि पपीते की पत्ती का रस इनको पिलाइए। जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन में दवाएं हैं डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, या तो फल हैं, या तो कीवी खाने को कहा जाता है, या पपीते के कच्चे। और सारी दवाओं के नाम मैं आपको बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं कि दवाओं का नाम देखिए, वो पपाया मेंशन है उस पे। पपाया का मतलब कि वो पपीते की पत्तियों से बना है। लेकिन दयालु जी, चूंकि आपके पास जो विभाग है, और आपने कहा कि अब नरेंद्र मोदी जी ने जब इस विभाग को ही पूरी तरीके से अलग करके स्पेसिफिक बनाया, तो उसके बाद परिवर्तन क्या हुआ? क्या ये जो चीजें हाशिए पर चली गई थी वो दोबारा से लोगों के जहन में रिकॉल होनी शुरू हुई हैं, या अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर आपको लगता है कि कुछ ध्यान देने की या फोकस करने की जरूरत है? देखिए, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नॉन साइक्लिक हो। सारी चीजें चक्रीय होती हैं और हर चीज का एक चक्र पूरा हो जाता है। हमने जिन जिन चीजों को भविष्य में, अतीत में नकारा था, गाय को नकारा, गंगा को नकारा, आज फिर से हम नदियों को लेकर, गाय को लेकर, वृक्षों को लेकर, अपनी सनातन परंपराओं को लेकर, योग को सारी दुनिया में स्थापित करने के पीछे आखिर मकसद क्या है नरेंद्र मोदी जी का? नरेंद्र मोदी जी देश को बहुत आगे ले जाने की बात करते हैं और आधुनिकता की दौड़ में इस देश को बनाए रखते हैं, लेकिन वो अपनी सनातन परंपराओं को भी कहीं ना कहीं से उन जड़ों को तलाश रहे हैं कि किन विधाओं के चलते भारत विश्व गुरु था। आपको मैं बताऊं, मेरी बात को सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। हमारे देश में कोलार गोल्ड माइंस के अलावा कोई ऐसी माइंस नहीं है जो सोने को बना सके। लेकिन हमारा आयुर्वेद, आप इस पूरे सभागार से कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद की जब आप पुरानी चीजों को पढ़िएगा, पुराने साहित्य को पढ़िएगा, तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से सोने और चांदी का निर्माण किया जाता था। तब देश इतना रिच था, वरना इस देश में सोना, अपना दक्षिण अफ्रीका नहीं है आपके पास इतनी माइंस है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारा देश कहीं ना कहीं से इतना उन्नत था, और आयुर्वेद उस विधा का नाम है जिसको देश ने, अगर अतीत ने भुला दिया था, तो वर्तमान में देश के लोगों को पता है, और उसके लिए पूरा देश लगातार, हम दुनिया के, अभी भारत में जामनगर में अभी नेशनल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सेमिनार हुआ, दुनिया के 18 देशों के लोग, आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग आए थे, WHO के चीफ आए थे, मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे। उसमें उन्होंने जिम्बाब्वे की राष्ट्रपति की बेटी का परिचय कराया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें आपको सुनकर मेरी आश्चर्य लग रही होंगी। जिम्बाब्वे की बेटी का उन्होंने मंच से परिचय कराया कि ये वो लेडी है, रोजमेरी नाम था उनका। ब्रेन ट्यूमर के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। चूंकि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष की बेटी थी, तो सारी दुनिया में उनके पिता ने प्रयास किया, और अंततः हार के उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपनी बेटी का जिक्र किया कि मेरी बेटी की, वो चूंकि 2 बच्चों की मां है और वो अंधी है। मोदी जी ने इस देश के आयुर्वेद के लोगों से कहा, आप यकीन करिएगा कि उस मंच से उन्होंने उस लेडी का परिचय कराया, और उसने सबको प्रणाम किया, उस सभागार को जिसमें 10,000 लोग उपस्थित थे, और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई है, और ड्यू टू आयुर्वेद। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जहां शायद दुनिया की सारी विधाएं समाप्त होती होंगी, हो सकता है कि आयुर्वेद की शुरुआत वहां से होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद को बहुत ज्यादा, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, उसने काफी बढ़ाया है, चाहे योग को लेकर। यहाँ पर आयुर्वेद के अगर कोई डॉक्टर है, वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर आप सवाल पूछ सकते हैं।
साथ ही मैं अगर बात आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स की करूं तो उनके लिए सरकार आगे क्या प्लान कर रही है, किस तरीके से इसे सरकार अपने दायरे में लाएगी, क्योंकि प्राइवेट तो आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा हैं और लोग जाते भी हैं वहां इलाज करने के लिए, लेकिन सरकारी अस्पतालों के बारे में आपसे जानना चाहूं तो वहां पर आयुर्वेद के लिए क्या अलग से कोई एक डिपार्टमेंट बन रहा है जहां पर लोग आ सके, क्योंकि हर चीज का डिपार्टमेंट हमें दिखता है सरकारी अस्पताल में। हम अपने अस्पताल बना रहे हैं और अपने सारे अस्पतालों को उच्चीकृत कर रहे हैं। हमने आपसे बताया कि 4,3990 से ज़्यादा अस्पताल मेरे पास हैं और अब तक हमने छोटे अस्पतालों को आयुष वेलनेस सेंटर में परिवर्तित 1000 कर दिया। हमने 250 योग वेलनेस सेंटर बनाए हैं। हम वेलनेस की बात करते हैं, अब सिर्फ रोग की बात नहीं करते। हम अगर आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हो सकता है कि आपको इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए हम जीवन शैली, हम आपके जीवन की शैली को भी प्रभावित करने की बातें करते हैं कि आपका खान पान अगर शुद्ध होगा, आप अगर आचार विचार आपके शुद्ध होंगे तो उसका भी असर आपके जीवन पर पड़ता है। जैसे आपको लगता है ना कि हमने ये चीज़ गलत खाया तो इसका मेरे पर ये असर पड़ा, तो हम अगर आपके खान पान को भी निषेध कर दें, बहुत सा परिवर्तन कर दें, तो आयुर्वेद सिर्फ इलाज की बात नहीं करता, रोग की बात नहीं करता। और आयुर्वेद ही वो विधा है, होम्योपैथ भी वो विधा है जो दावा करती है कि हम रोगों को जड़ से समाप्त करते हैं। कोई पैथी ऐसी है जिसकी दवाएं आप एक रोग के लिए खाते हैं, फिर आपको लगता है कि इसका साइड इफेक्ट मेरी बॉडी पे ये आया, न जाने कितनी चीजें मेरे शरीर में नई शुरू हो गई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आयुर्वेद ने ये बहुत चीजों को बदला है। फिलहाल हमारे सेशन में अलविदा लेने का वक्त हो गया है। आयुष, बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बेबाकी के साथ बहुत आसान शब्दों में आयुर्वेद को जो समझाया। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आयुष के प्रति जागरूकता नहीं। हाँ। हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी घर की माएं हमसे वो ज्यादा जानकार हुआ करती थी। बॉर्न बेबी को पैदा हुआ बच्चे की नाभि में वो हींग लगाना, न जाने कितने लोग इस यहाँ बैठे सभागार में, उनको पता है कि बचपन में उनके घुटनों में उनका पैर कहीं छिल जाता था तो कहीं नहीं जाते थे, न कोई मलहम न कोई दवा। उनको कहा जाता था कि ये नीम की छाल को रगड़ के अपने पैरों पे लगा लीजिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, और उसको वापस लाने का काम आप कर रहे हैं और हम लोग नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको भी थोड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारियां हैं। मुझको लगता है कि आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी जीवन में आयुर्वेद को, आयुष को अपनाइए, तो आपके जीवन में योग शामिल करिए, तो आपको लगेगा कि रोग ही नहीं होगा, तो फिर न जाने आपके परिवार की कितनी बड़ी आर्थिक आप अपने मदद अपने परिवार की कर पाएंगे। बिल्कुल दयालु जी, बहुत शुक्रिया हम लोग के लिए कीमती वक्त निकालने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो मंच से आपने बातें कही हैं वो ग्राउंड पर भी उसी तरीके से और लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। शुक्रिया आपका। एक छोटे से अच्छा एक सवाल भी है, ठीक, आप सवाल ले लीजिए। आप ऐसे पूछ लिए, एक आप बिना माइक का पूछ लीजिए। हाँ। आई आप सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, एमडी आयुर्वेद से हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। सर हम यहाँ पर बहुत सारा देखते हैं कि आयुर्वेद को सब जगह पर पहुँचाना चाहिए, नूतनीकरण करना चाहिए, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ उत्तर प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं? स्पेशली साउथ से बहुत सारा हम देखते हैं, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी हूँ, केएलई यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं सर, जिसके हम मॉडर्न के बराबर खड़े होकर हम बोल सकते हैं कि हम भी हैं कुछ? इस पूरे देश में योग का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के प्रयासों से एस व्यासा, जिसका नाम आपने सुना है, नागेन जी जो पद्मश्री हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के वो गुरु भी माने जाते हैं, उन्होंने एस व्यासा, एस विवेकानंद जी के नाम पर डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया सिर्फ अपने प्रयासों से। दक्षिण भारत के राज्यों में जब आप जाइएगा तो वहाँ 350 बेड के नेचुरोपैथी और योग के बड़े बड़े सेंटर उन लोगों ने बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने आपसे कहा कि देश में और उत्तर प्रदेश में यह मंत्रालय बना है, और पूरे प्रदेश में लगातार अब हम रिसर्च के लिए कुछ इंस्टीट्यूट, हमने आपसे बताया कि योग, आयुर्वेद का और यूनानी का और होम्योपैथ के इंस्टीट्यूट देश, उत्तर प्रदेश और गोवा में और दिल्ली में और गाजियाबाद में, हमने बताया कि तीनों का अभी उद्घाटन हुआ।
और विज्ञान संस्थान जैसे अखिल भारतीय और विज्ञान संस्थान है, वैसे ही दिल्ली में आप कभी आपको मौका लगे तो सरिता विहार जाके देखिए, इंडियन आयुर्वेद का संस्थान बना है। तो इस तरह से लगातार हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं और सवाल संकट सिर्फ भरोसे का है और हमारी दवाओं के लिए अगर हम रिसर्च करके उनको साबित करेंगे तो निश्चित ही समाज का भरोसा बढ़ेगा। अब हमारी सारा प्रयास रिसर्च को लेकर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आयुष। बिल्कुल। और हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर ही रहिए और विक्रम सिसोदिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आप मंच पर आ जाइए। आरएबी ग्रुप के आप चेयरमैन हैं और मैं चाहूंगा कि